हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री का बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर दोस्तों, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर 2024 एग्जामिनेशन के लिए जो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन करा दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई, मैं सारे विषयों का आपको सॉल्यूशन करा दूंगा जो भी आपके बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको हिस्ट्री का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका हम डिटेल डिस्कशन आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और मैं आपको बतला दूं कि जो आपका ये ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है मेरे दोस्त, वो समझिए कि एक तरह से जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं ना, उसका एक क्लोन कॉपी यानी कि डुप्लीकेट होता है, ठीक है। यानी कि उसी पैटर्न पे आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रश्न जो आपका ये मॉडल पेपर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं ये आपका यही मॉडल पेपर है, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए जारी किया गया है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए टोटल आपके समय कितने दिए जाएंगे, तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और हिस्ट्री जो होता है ना आपका 100 नंबर का इसमें सवाल पूछा जाता है। 100 नंबर का ये होता है पूरा पेपर, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल आपका नहीं होता है। हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं, केवल आपको थ्योरी देना होता है। तो यहाँ देखिए इस बार भी आपको ये जानकर बेहद खुशी, आप लोग को तो पता चल ही गया है कि इस बार भी आपके पास विकल्पों की संख्या दोगुनी है। यानी कि ऑब्जेक्टिव भी आपसे 100 पूछे जाएंगे, जिसमें से कि जवाब आपको कितने का देना है, 50 का ही जवाब देना है। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए 30 पूछे जाएंगे, 15 का जवाब देना है। लॉन्ग देखिए 8 पूछे जाएंगे, 4 का ही जवाब देना है आपको। यानी 138 है, तो टोटल 138 को भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, यानी केवल आपको 69 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और विकल्पों की संख्या मतलब 138 सवाल में से आपको 69 सवाल का जवाब देना है, जिसमें से 50 आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और 15 आपका शॉर्ट क्वेश्चन, 4 आपका लॉन्ग क्वेश्चन। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए और भी कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, तो आप इसको देख लीजिए क्या कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से आपके मतलब जो भी यहाँ पे बताया गया उसी तरह से आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है। इसी बात को कहा गया है कि कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज या हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। जो आपको सीरियल नंबर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक होता है उसको 10 अंकों का रहता है, उसको अवश्य लिखना होता है। ये सब आप पढ़ लेंगे इंस्ट्रक्शन, उतना बताने कि आप उतने बउआ तो है नहीं कि क्लास 10th आपने एग्जाम ऑलरेडी पास कर रखा है, तभी आप 12th में दे देंगे। बस इतना आप ध्यान रखिए। देखिए इस बार भी आपके एग्जामिनेशन में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। और ध्यान रखिए एक बहुत बड़ा आप लोगों में सवाल ये भी रहता है कि सर अगर मान लीजिए 50 सवाल का जवाब देना, अगर मैंने 60 सवाल का जवाब दे दिया तो क्या होगा। तो सुनिए ऑब्जेक्टिव के केस में मैं आपको बता दूं, शुरू से लेकर 50 गिना जाएगा। यानी कि जहां पे आपको 50 प्रश्न आपका पूरा जाएगा ना, बनाए हुए 50 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका सही भी रहेगा ना, फिर भी वो काउंट नहीं होगा। इधर का अगर गलत भी रहेगा वही काउंट होगा। मतलब शुरू से लेकर 50 क्वेश्चन तक, 50 जहां तक आपने 50 गोले रंगे होंगे ना, टोटल जब गोलों की संख्या 50 हो जाएगा, रंगे हुए गोलों की संख्या, तो आपका वहां तक काउंट होगा। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग ज्यादा इस पर डिस्कशन ना करते हुए OMR शीट पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न 30 आपसे रहेंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस 2-2 नंबर के रहेंगे, जिसमें से कि आपको 15 का जवाब देना है। यानी 15 दूनी 30 नंबर का इधर से, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव उधर, 4 गो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का। तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, 30 20 50 50 कितना हो गया, टोटल 100 नंबर का हो गया ना जी सवाल। तो 100 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं अपने पहले सवाल से। पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे आप लोग जैसे जैसे बोलेंगे उस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते जाएंगे। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आपसे पूछा है। ऑलरेडी लगभग सारे सवाल आपको कराए जा चुके हैं, लेकिन आप लोगों का डिमांड था मेरे भाई, तो ये भी मैं करा ही दे रहा हूं। देखिए पहला सवाल क्या है कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है। पुरातत्व का बेसिक सा मतलब आपको पता है, पुरातत्व किसे कहते हैं। सर पुरातत्व जो है ना, जनरली अगर हम लोग प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेस होते हैं, कुछ स्रोत होते हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास का मतलब होता है वैसी बातें जो बीत चुकी है। तो भैया बीती हुई बातों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी, या तो हमारे पास कोई सोर्स होंगे, कोई हमारे पास स्रोत होंगे, तभी ना हम उन सब चीजों के बारे में जान पाएंगे कि आखिरकार बीती हुई समय में, बीते हुए काल में क्या कुछ हुआ था। तो अगर हम लोग प्राचीन इतिहास की बात करें, पुराने इतिहास की बात करें, क्योंकि आपको पता है इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया आपका। तो अभी तक 3 कालखंडों में विभाजित किया जा चुका है। अब नए NCERT में सुने हैं कि बदलाव होकर उसको 4 एक
ब्रिटिश कालीन भी हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं तो उसमें पुरातत्व जनरली जो आता है ना, प्राचीन इतिहास की जानकारी में पुरातत्व का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। और आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं, यानी शॉर्ट और लॉन्ग में भी पूछा जाता है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन भी किया है मेरे भाई। तो पुरातत्व की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पुरातत्व का मतलब होता है एक तरह से, पूरा का मतलब इसको तुड़िए, पूरा का मतलब पुराना, तत्व मतलब एलिमेंट, पुराने एलिमेंट, जिससे कि हमें वैसा कोई सामग्री, वैसा कोई वस्तु जिससे कि हमें पुराने इतिहास के बारे में पता है, या वैसी कोई वस्तु जो पुराने इतिहास में लोग यूज करते थे, ठीक है, पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, यूज करते थे, ठीक है, जनरली उसको पुरातत्व कहते हैं। और इसके बारे में हमें ज्यादातर जानकारी कहां से मिलती है, देखिए कोई भी चीज, अगर मान लीजिए हमारी सभ्यता अभी चल रही है, इससे पहले अगर कोई सभ्यता रही होगी तो सिंपल सा दिन प्रतिदिन क्या होता है, जमीन का परत ऊपर होता है। मतलब आज से अगर 10 साल पहले का अगर कोई चीज अगर आपको खोजना होगा, या 50 साल पहले का कोई चीज खोजना होगा, तो आप धरती के ऊपर जाएंगे, धरती के नीचे, धरती के नीचे, क्योंकि धरती के नीचे आप नहीं देखे हैं दिन प्रतिदिन क्या होता है, लोग मिट्टी भर भर के ऊपर, या भूकंप आया, कुछ भी आया तो मिट्टी ऊपर परत बाई परत चढ़ते जाता है। तो यही कहानी होता है। तो खुदाई करके जनरली जो भी सामग्रियां मिलती हैं, उन सब चीजों से हमें क्या होता है, पुराने इतिहास के बारे में हमें पता लगता है। तो जनरली पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है पूछा है। इसका मतलब है कि 3 जो होगा ना, वो पुरातत्व के अंतर्गत जरूर आएगा। तो देखते हैं, साहित्य है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सिक्के हैं, और तीसरा अभिलेख है, चौथा ऑप्शन भग्नावशेष है। भग्नावशेष का मतलब होता है खंडहर। खंडहर नहीं सुने हैं, खंडहर, नागिन उगिन फिल्म देखे होंगे तो उसमें खंडहर का जिक्र किया जाता है जी। तो खंडहर अगर देखिएगा तो पता चलेगा ना जी कि आखिरकार पुराने टाइम में कुछ ना कुछ यहाँ पे घटना घटित हुआ होगा। खंडहर है, कोई राजा महाराजा रहा होगा, है कि नहीं। तो खंडहर से भी हमें, तो जनरली ये किसके अंतर्गत आएगा, पुरातत्व के अंतर्गत ये भी आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन से अभिलेख। तो अभिलेख क्या होता है, वैसा लेख होता है जो पुराने टाइम में राजा महाराजा जो होते थे, वो बड़े बड़े पत्थरों पे या अपने यहाँ के स्तंभ जो होता था, स्तंभ पे क्या करते थे, अपने बारे में या अपने साम्राज्य के बारे में कुछ लिखवाते थे, तो उसको कुछ उत्कीर्ण करवाते थे, खुदवाते थे, उसको कहा जाता था अभिलेख। क्लियर। तो ये कंसेप्ट भी रखिएगा। तो अभिलेख भी जनरली क्या आएगा, पुरातत्व के अंतर्गत ही आ जाएगा। सिक्कों की अगर हम लोग बात करें तो सिक्के से भी हमें देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा कि वैसे बहुत सारे सिक्के जिसपे मोड़ अंकित है तो कहते हैं कि मौर्यकालीन सिक्का है ना। तो ये सारी बातें आपको, तो तीनों क्या है, बी की बात करें तो ये भी आपका पुरातत्व के अंतर्गत आएगा, अभिलेख भी पुरातत्व के अंतर्गत आएगा, और भग्नावशेष भी पुरातत्व के अंतर्गत आएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे, साहित्य आपके सही जवाब हो जाएंगे। पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है, तो साहित्य आपका जो है ना, ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। प्राचीन इतिहास को जानने के हमारे पास कितने सोर्सेस है मेरे भाई, तो प्राचीन इतिहास की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके हमारे पास मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना होगा 3 सोर्सेस हैं। कितने, 3 सोर्सेस हैं। पहला तो आपको बताया गया पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक, और तीसरा कुछ जो हमारे यहाँ विदेशी यात्री आते थे उनके जो भी विवरण हुए उनसे भी हमें पुराने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए, ये साहित्य की बात मैं बोलूं, जैसे साहित्य की हम लोग बात करें तो साहित्य क्या होता है, एक रिटेन आपका फॉर्म का डॉक्यूमेंट्स होता है। रिटेन मतलब लिखित साक्ष्य, जिसके बारे में हमें लिखा हुआ प्रमाण मिले। जैसे आप मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में ही अगर हम लोग बात करें तो याद होगा आपको कौटिल्य, जिनको आप चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा सारी बातों को, एक्सप्लेनेशन चल रहा है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं। तो कौटिल्य, चाणक्य आप कहिए या उनको कहिए क्या कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, तो उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी, ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना की। विष्णु पुराण से आपको, बौद्ध ग्रंथ से, जैन ग्रंथ से हमें मौर्य इतिहास के बारे में पता चलता है। मेगास्थनीज की इंडिका से हमें जैन इनके बारे में, मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अगर हम लोग गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य में भी हमारे पास क्या है, बहुत सारे जो आपके हैं साहित्यिक स्रोत हैं। जैसे आप कालिदास के कुछ ग्रंथ हो गए, आपके वायु पुराण से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। वात्सायन का नाम आपने सुना होगा, उनका कामसूत्र है, उससे हमें गुप्तकालीन के बारे में जानकारी मिलता है, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। जनरली सिक्कों की अगर बात कर ले तो सवाल बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आहत सिक्के, तो ये बौद्ध के टाइम में आहत सिक्का चलता था, इसको पंचमार्क सिक्के कहा जाता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए, सिक्के से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछ जाते हैं। सबसे पहले जो सिक्के जारी किए गए हैं इंडो शासकों द्वारा, ठीक है, जो भी आपके इंडो शासक थे उनके द्वारा। और सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए गए थे कनिष्क के काल में। तो ये इन सारी बातों को आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। कनिष्क के टाइम में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का मतलब सिक्के जारी करने
करने का जो प्रचलन था वो किसने किया? सिक्कों पे, मतलब सिक्कों पे मूर्तियों को उत्कीर्ण करवाना, ये सब इंडो शासक, जो भी हमारे यहाँ आर्य इंडो शासक थे उनके बारे में कही जाती है। क्लियर, याद रखिएगा। जो सिक्कों का जो मतलब टकसाल का जो मतलब प्रधान होता था मौर्यकालीन टाइम में, तो उसको कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष, और जो इसकी निगरानी करता था उसको कहा जाता था रूपदर्शक। ठीक है, और ये भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि बताइए मौर्य के टाइम में जो आपके सोने के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? तो सोने के सिक्के को निष्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सोने के सिक्के को निष्क के नाम से जाना जाता था। अगर यही आपसे पूछ दे सोना के बाद चांदी की हम लोग बात करें तो चांदी का करसापन के नाम से, ठीक है, करसापन। तो ये सब आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर तांबा से पूछा जाता है, तांबा को किस नाम से जाना जाता था? काकीनी के नाम से, काकीनी के नाम से। तो ऐसे आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछ देते हैं। ये बताइए मौर्य के टाइम में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? निष्क के नाम से जाना था। चांदी के सिक्के को करसापन के नाम से। तो ये सारे आपको पॉइंट्स जो है ना मेंशन आपको दिमाग में रखना होगा। अभिलेख की बात करें तो सबसे पहले अगर प्राचीन इतिहास में बात बोले तो अभिलेख लिखाने का कार्य किसने किया था? अशोक सम्राट से मिलता है। तो अशोक ने मौर्य वंश का जो तीसरे शासक थे इनके द्वारा अभिलेख का सर्वप्रथम, इनके अभिलेखों को, चूंकि उन समय की भाषा अब जन सामान्य की जो भाषा होती थी, ज्यादातर जो अभिलेख होते थे वो जन सामान्य भाषा में यानी प्राकृत भाषा में लिखा जाते थे। किस भाषा में? अभिलेख किस भाषा में लिखा जाता है? प्राकृत भाषा में। और प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो वहां के लोगों का, मतलब जन सामान्य के लोगों की जो भाषा होती थी उसको प्राकृत। लेकिन अशोक का जो अभिलेख है याद रखिएगा, पूछ देता है कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। क्लियर, ब्राह्मी लिपि में। अच्छा बताइएगा, अभी हम लोग अभी जैसे मैं लिख रहा हूं तो अभी मैं कैसे लिख रहा हूं? बाएं से दाएं लिख रहा हूं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो है ना, जैसे अभी हम लोग लिखते हैं उसी तरह से लिखा जाता था, बाएं से दाएं। लेकिन खरोष्टी लिपि जो है ना वो आपके दाएं से बाएं, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, ब्राह्मी लिपि आपका बाएं से दाएं, और हड़प्पा सभ्यता में भी दाएं से बाएं। हड़प्पा सभ्यता भी उल्टा था, मतलब जैसे अभी हम लोग लिखते हैं उस तरह से। हो सकता है मे भी आप लोग में से बहुत ज्यादा लोग जैसे उर्दू आप लिखते हैं तो उल्टा लिखते हैं, जस्ट हिंदी के अपोजिट। इंग्लिश लिखते हैं तो जैसे अभी मैंने बताया उस तरह से आप लिखते हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल ये सब सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्त, देखिए बहुत अच्छे से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से सारी बातों को समझेंगे कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए जल्दी से आंसर मुझे पता है, मुझे मालूम है कि आपको इसका आंसर पता था, आप तुरंत साहित्यिक स्रोत लगा के चल देते, लेकिन इतनी सारी जानकारियां आपको कहां से होती? एग्जाम में इसी से तो सवाल पूछ जाते हैं, और उतना ही डिस्कस कर रहा हूं जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। क्लियर मेरे भाई, तो आप लोग ज्यादा परेशान न होंगे, जितना जरूरी है उतना आपके लिए डिस्कस किया जा रहा है। चलिए देखिएगा, दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? राखालदास बनर्जी। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। कब करवाए थे? 1921 में। और देखिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था 1922 में। कालीबंगा का उत्खनन की बात करें तो 1953 में, याद रखिएगा। और एसआर राव का नाम सुने होंगे। और लोथल का 1957 में। तो ऐसे भी आपके एग्जामिनेशन में सवाल क्या होते हैं? बन जाते हैं। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, चैट सेक्शन नहीं, अभी आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, कालीबंगा का किसने किया था? ब्रजवासी लाल। क्या नाम था इनका जी? सबका नाम याद रख लीजिए, ब्रजवासी लाल। और बताइएगा लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? बहुत अच्छा मेरे भाई, एसआर राव। ठीक है, लोथल के उत्खननकर्ता एसआर राव, और इनके जो थे वो ब्रजवासी लाल और इनके एसआर राव। चलिए आगे सवाल, अब ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं, आगे सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा सवाल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मुझे पता है आप मोहनजोदड़ो चिल्ला देंगे, लेकिन याद तो रखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। आप ये भी देखते चलिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा कि किस चैप्टर से आपके ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ताकि उन चैप्टर्स पे आप ज्यादा फोकस करें। ऐसे मैं आपको बताऊंगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। अभी हम लोग जब से शुरू किए हैं तब से हम लोग को ये हड़प्पा सभ्यता से सवाल देखने के लिए मिल रहा है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? अगर हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें ना तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। रावी के किनारे कौन है? तो रावी के किनारे हड़प्पा आपका है। क्लियर, तो ये सब आप याद रखिएगा, रावी के किनारे आपका हड़प्पा है। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है लोथल कहां पे स्थित है? देखिए 5वां नंबर सवाल देखिए, लोथल कहां पे स्थित है? तो लोथल आपके गुजरात जिले में है ना, तो लोथल आपके गुजरात में है।
नेक्स्ट आप सवाल देखेंगे 6 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये हमारे यहाँ कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में जब हुई, उसके बाद से ही तो भारत में पुरातत्व विषय पे खोज कराने का मतलब पूरा लोग इतना मतलब एग्रेसिव हो गए, ठीक है। और सर अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। तो देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा किया गया। किनके द्वारा? विलियम जोन्स द्वारा। याद रखिएगा 1784 ईस्वी में। कब? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा। नेक्स्ट आप सवाल देखिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल, बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बड़ा ये बार बार जो सवाल है ना रिपीट करता है, इसीलिए मैं थोड़ा स्माइल कर दिया। हर बार इस मॉडल सेट में इस प्रश्न को देखते ही देखते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ए कनिंघम। ए कनिंघम के बाद दूसरा में इनको बनाया गया, जॉन मार्शल को, ठीक है, जॉन मार्शल को भी बनाया गया था, याद रखिएगा। डीसी सरकार का नाम आपको पता है, डीसी सरकार ये भी क्या थे? अभिलेख शास्त्री ही हैं। ये व्हीलर साहब भी अभिलेख शास्त्री हैं। व्हीलर को नहीं पहचान रहे हैं? पहचानिए। देखिए व्हीलर साहब को आप कैसे पहचानिएगा, मैं आपको बता दूं। अब ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम से तो भली भांति परिचित हैं, इनसे भी परिचित हैं, जॉन मार्शल से भी, दूसरे डायरेक्टर जनरल, इनसे परिचित होइए जरा। आर.एम. व्हीलर से परिचित होइए। आपको याद है लूसेंट में आप पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता पूर्ण काल 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, पढ़ते हैं ना C14 विधि से जी, C14 विधि से। तो इन्होंने ही तो ज्ञात किया था C14 विधि से, तो याद रखिएगा यही है आर.एम. व्हीलर इनका नाम है। 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल बताए थे ना, वो यही बताए थे। किस पे? C14 विधि के आधार पे। वैसे आपको मैंने क्या याद करवाया है, आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। क्लियर? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में पुरातत्वविदों द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कहा गया है ना पूरा सब चीज साक्ष्य पे है आधारित। तो साक्ष्य पे आधारित है तो सिंपल सी बात है, साक्ष्य पे आधारित मतलब क्या? आप मतलब अपना अपना एक मत, वहां के जो भी चीजें हो उसको देख कर अपना मत देना। क्या जी? नहीं। अब कोई मान लीजिए कोई चाकू देखेगा, अब मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को पता नहीं है, मान लीजिए वहां पे लोगों ने चाकू देखा, ठीक है, तो चाकू देखा तो जनरली आज के टाइम में चाकू का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो चाकू का प्रयोग फल काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए। लेकिन यही अगर मतलब ऐसे टाइम में देखा था जिस समय चाकू का उपयोग होता है जान मारने के लिए किसी का, तो कहते हैं ना कि लोग वहां पे एक दूसरे को जान मारने के लिए चाकू का उपयोग करते हैं, वहां से हथियार बरामद हुए हैं। अभी आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि वहां से मतलब चाकू बरामद हुए, लोग सब्जी काट के बनाते थे। तो ये वह कहानी होगी, मतलब जो भी वहां पे सोर्सेस मिले उसकी तुलना अब से की जाती है कि आखिरकार इस चीज का अब के टाइम में क्या उपयोग होता रहा है, अभी क्या इसका उपयोग हो रहा है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर पेन मिलता तो अभी के टाइम में हम लोग पेन का उपयोग करते हैं लिखने के लिए, तो यही कहते हैं कि वो लोग भी लिखने के लिए किसका उपयोग करते थे? पेन का उपयोग करते थे। तो इट मीन्स क्लियर डैट। आपका समझ में आया सर? आपको समझ में आया सर? तो समझिएगा जनाब। अगला सवाल देखिएगा, मुद्रा राक्षस किसने रचित किया? कौटिल्य से तो आप भली भांति परिचित हैं, इनका तो अर्थशास्त्र है, बड़ा फेमस है। कलहन के बारे में और विशाख दत्त के बारे में और पाणिनि के बारे में थोड़ा जानिए। देखिए कलहन से भी आप परिचित हैं, कलहन से भी परिचित हैं। राजत रंगिनी की रचना किसने की है? राजत रंगिनी की रचना कलहन ने। फिर पाणिनि ने, तो इनका अष्टाध्याय याद नहीं है? अष्टाध्याय के रचयिता पाणिनि। तो विशाख दत्त का क्या था? मुद्रा राक्षस। और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलता है और गुप्त इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलता है। तो याद रखिएगा मौर्य काल और गुप्त काल में बड़ा अंतर है। तो मौर्य काल और गुप्त काल में टाइम पीरियड का भी बड़ा मतलब डिफरेंस देखा गया है। बट दो मुद्रा राक्षस से, हम विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से दोनों साम्राज्य के सोर्सेज मतलब उनकी जानकारियां हमें मिलती है। 9 नंबर देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? अभी ये प्रश्न जो है हाल ही फिलहाल में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये सवाल पूछा गया। तो प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? समुद्रगुप्त का। हालांकि एक सवाल यहाँ से यह भी बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। याद रखिएगा हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के क्या थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के क्या थे जी मेरे भाई? दरबारी कवि थे। क्लियर कंसेप्ट। अगला सवाल देखिएगा, अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक ने जो कलिंग पे युद्ध किया था उसका हम लोग उल्लेख किस में मिलता है? 13वें शिलालेख से मिलता है। यहाँ पर एक 5वां बड़ा फेमस है। देखिए आपने सुना होगा धम्म महामात्रों के बारे में, याद रखिएगा आपने सुना होगा धम्म महामात्रों के बारे में। तो धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति हुई थी, धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति की गई थी वो 5वें शिलालेख में क्या है? वर्णित है। लेकिन 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे पूछूं, बताइए मेरे दोस्त कि
कि कलिंग पे युद्ध करने से कितने साल पहले अशोक का राज्यारोहण हुआ था, राजगद्दी पे बैठे थे। याद रखिएगा, इन राजगद्दी अशोक को कब मिली थी? अशोक को राजगद्दी मिली थी, एग्जाम में पूछ सकता है 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व वाला क्या रहता है आपका, उल्टा चलता है ना। देखिए इनका 269 में हुआ, अपोजिट चलता है, पढ़ाया ना ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर। तो याद रखिएगा 269 में इनका क्या हुआ, राज्यारोहण हुआ, मतलब गद्दी पे बैठे, और उसके 8 साल, जस्ट 8वें साल उन्होंने क्या किया, कलिंग पे युद्ध किया, जिसमें इन्होंने विजय हासिल भी कर लिया था। और इसी के बाद इन्होंने धर्म की शुरुआत करी, और धर्म की शुरुआत करते ही धर्म किस धर्म से संबंधित है, तो धर्म का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भी भेजा था। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं सबको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? देखिए भारत में या यूं कहिए किसी भी आप देश में जाइए तो उसका स्वर्ण युग उस समय को कहा जाता है जिस समय में वहां की शिक्षा व्यवस्था, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था, या वहां की यूं कहिए सामाजिक व्यवस्था सब क्या चल रही हो, बड़ा अच्छा चल रहा हो, बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो इन सब चीजों में, शिक्षा में, ये मतलब सामाजिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो विकास देखने के लिए मिला वो गुप्त काल में। जो भी हमारे यहाँ के अभिलेख शास्त्री हुए उनका एक सहमति बना कि नहीं भैया गुप्त काल क्या था, गुप्त काल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है इन सब चीजों का, इसलिए उन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण काल माना। स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना। सोना क्या होता है, महंगा होता है, महंगा मतलब उसकी कीमत, उसकी वैल्यू होती है, तो इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल कहा गया। ऐसा नहीं कि गुप्त काल में सोने का प्रचलन था तो स्वर्ण काल कहा गया, नहीं। स्वर्ण काल का मतलब आपने समझा, यानी संस्कृति का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, इसीलिए इसको स्वर्ण काल कहा गया। क्लियर? तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं। स्वयं ये आपने अभी देखा था ना डीसी सरकार का नाम, उन्होंने भी इस बात को क्या किया, कबूला, उन्होंने इस बात को बताया है कि नहीं सही में भाई गुप्त काल क्या था, तो स्वर्ण काल था। देखिए 12 नंबर सवाल आपसे क्या, आपसे ये मॉडल पेपर में आया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना की गई है वो किनके द्वारा की गई है? इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए लगभग हम लोगों ने देखा कि 8 से 9 सवाल जो है चैप्टर फर्स्ट से आपके बन रहे हैं। 8 से 9 सवाल जो है आपके चैप्टर फर्स्ट से बन रहे हैं। हालांकि एनालिसिस हम लोग दूसरे वीडियोस में करेंगे, आपको अभी मैं पढ़ा देता हूं क्योंकि ऐसे ही वीडियो लंबी जाएगी, क्योंकि 100 प्रश्न अभी करना है मेरे भाई और समय अभी आपको ज्यादा लगेगा। तो चलिए पहले हम लोग पूरा कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कालिदास। और कालिदास के बहुत सारे ऐसे लेख हैं जिससे हमें गुप्त वंश के बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। देखिए स्वर्ण काल तो था, स्वर्ण युग था, लेकिन सती प्रथा का अगर हम लोग बात करें तो सती प्रथा का शुरुआत भी हमें इसी युग से मिलता है। सती प्रथा इसमें भी प्रचलन था, गुप्त काल में भी सती प्रथा प्रचलन था। तो कहा जाता है ना कि स्वर्ण काल तो था ही, लेकिन साथ साथ सबके लिए एक जैसा समय नहीं होता है ना, सबके लिए एक जैसा समय नहीं होता है, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। तो समझिए गुप्त काल में स्वर्ण काल था, लेकिन इसी काल में सती प्रथा भी प्रचलित था, है ना जी। तो स्वर्ण काल कैसे आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का क्या विकास हुआ, इसलिए स्वर्ण काल का था। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, सबके लिए एक समान समय नहीं होता है भाई। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम करा दिए, वानभट्ट, कौटिल्य, अश्वघोष सबसे आप परिचित हैं। 16 महाजनपदों में मेरे भाई सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो देखिए अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें पता चलता है कि जिस प्रकार से अभी हमारे यहाँ टोटल राज्यों की संख्या 28 है, जिले हमारे होते हैं सब राज्य में, उसी प्रकार से पहले प्राचीन इतिहास में महाजनपद होते थे और जनपद होते थे। तो महाजनपदों की संख्या 16 और जनपद तो आपके अनगिनत। तो महाजनपदों की संख्या क्या थी, 16। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली पूछा है तो मगध हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये आगाह कर दूं यहाँ पे कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं, सवाल तो ऐसे बनता ही बनता है, ऐसे भी आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए अवंती की राजधानी कहाँ थी, गंधार की राजधानी कहाँ थी, कौशल की राजधानी कहाँ थी, कुरु की राजधानी कहाँ थी। तो कुछ आपके महाजनपदों के नाम भी आपको क्या करने होंगे, याद कर लेने होंगे। क्लियर कंसेप्ट? तो याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल आप देखिएगा, एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया? देखिए कैलाश मंदिर का संबंध जनरली भगवान शिव से है, तो ये शैव वंश, शैव में आपका जनरली आएगा, और जनरली इसमें किसका, राष्ट्रकूट के राजा आ जाएंगे। ठीक है, तो एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश में बनाया? राष्ट्रकूट के राजा ने। एकमात्र ऐसे भगवान है, शंकर जी ही एकमात्र ऐसे भगवान है समझिएगा, जो कि
प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो शंकर जी ही एकमात्र ऐसे भगवान है जो प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से भी इनकी पूजा की जा रही है। हड़प्पा सभ्यता में भी शिवलिंग के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। उस समय से सोचिए इनकी पूजा की जा रही है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था, राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा। अगला देखिएगा 15 नंबर, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला। तो जो महाभारत का ये युद्ध था, ये देखिए महाभारत का युद्ध तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये युद्ध जो था वो कुरुक्षेत्र में ये कौरव और पांडवों के बीच में हो रहा था और ये टोटल 18 दिनों तक चला था। ठीक है, 18 दिनों तक। लेकिन ये जो टर्म्स आपका है ना महाभारत, इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, संस्कृत में। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। महाभारत की रचना में कितने समय लगे, 1000 वर्ष का समय लगा। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने किया, वी.एस. सुक्तांकर। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में बन जाएंगे। तो ये सब आप ध्यान में थोड़ा सा माइंड में मेकअप करके रखिएगा। देखिए महाभारत की रचना किस भाषा में, सवाल पूछ ही दिया है, तो संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट देखिएगा वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की है। तो वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की है। जनरली देखिए महाभारत और रामायण दोनों क्या है, आपका महाकाव्य है। लेकिन पूछता है कि वेद व्यास, तो वेद व्यास के द्वारा तो महाभारत ही रचित है ना, तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो यहां पर दिया ए और बी दोनों नहीं जी। रामायण आपको पता है, रामायण किसने लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। तो ए और बी में से कोई नहीं, ये भी गलत है, यानी महाभारत आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट आप सवाल देखिए कि वेदों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त। तो वेद कितने हैं टोटल आपके, तो आपने पढ़ा है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जैसे ही बोलिए तो आपको याद रखना होगा। तो वेदों की संख्या टोटल कितनी है, 4 है। और देखिए वेदों को ही क्या किया गया, इजी वे में उसको तोड़ तोड़ के बनाया गया वेदांग। तो वेदांगों की संख्या अगर आपसे पूछ दे, एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछा भी है, तो वेदांगों की संख्या पूछे तो 6 हो जाएगा। क्लियर, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है, ऋग्वेद। नालंदा विश्वविद्यालय को मेरे दोस्त किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। जो लोग बिहार से होंगे याद रखिएगा, बख्तियारपुर एक जंक्शन भी है, बख्तियारपुर एक स्टेशन भी है। ठीक है, तो बख्तियारपुर स्टेशन इसी के नाम पर पड़ा है, बख्तियार खिलजी के नाम पर। कहा जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय जल रहा था तो लगभग 6 महीने तक इतनी पुस्तकें थी कि 6 महीने तक वहां के पुस्तकालय से धुआं निकलता रहा था, समझे। तो बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया था, नष्ट कर दिया था, इसको जला दिया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला दिया तथा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। चूंकि बोध गया नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब इसका नाम पड़ा बोध गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो थे इनके बचपन का नाम था गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध नाम था। ये क्या किए ना कि 29 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिए और 6 साल इन्होंने तपस्या किया। ठीक है, 6 साल इन्होंने तपस्या किया, तो जोड़ लिए कितना हो गया, 35 साल। तो जब ये 35 साल के थे, 35 वर्ष की जब इनकी आयु थी, तब इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और वो जगह जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई वो जगह क्या था, वो बोध गया ही जगह था, इसीलिए इसको बोध गया के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की चूंकि यहीं पे प्राप्ति हुई थी। देखिए फिर सवाल है कि विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। देखिए विनय पिटक का संबंध जो है, विनय पिटक या आप यूं समझ लीजिए ये क्या है, विनय पिटक जो है ना ये त्रिपिटक का ही एक क्या है तो भाग है, त्रिपिटक का ही एक भाग है। त्रिपिटक में आपके 3 बुक आते हैं, कौन कौन, एक आपका सूत पिटक आता है, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में उपदेश समाहित है, विनय पिटक में आचार विचार समाहित है, अभिधम्म पिटक में आपके बौद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। क्लियर, तो ये कहानी आपको बौद्ध दर्शन मिलता है, तो अभिधम्म पिटक में, तो बौद्ध दर्शन आप लोग याद रखिएगा। इतना कहानी क्लियर है। तो विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसी को कोई दिक्कत अभी तक, नहीं दिक्कत। अगला सवाल देखिएगा सर 23 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। देखिए बच्चे तीर्थंकार कहते हैं, नहीं पढ़िए अच्छे से, तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ कैमे थे, तो पार्श्वनाथ 23वें थे। ऋषभ देव कैमे थे, ऋषभ देव पहले थे। ठीक है, ऋषभ देव पहले थे। तो आपको जनरली पहला, 23वां और 24वां याद रखना है, क्योंकि पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत इन्होंने महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ये भी बड़ा फेमस सा सवाल है कि पार्श्वनाथ के जो 4 सिद्धांत है उसमें नया सिद्धांत क्या जोड़ा गया था, तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। अगला देखिएगा, महिला संत कराइकल किस
का संबंध किस धर्म से है? तो महिला संत जो कराइकल थी, देखिए याद रखिए, तीन बड़ा फेमस है, कराइकल, अंडाल और मीरा, तीन नाम बहुत फेमस है। महिला संतों की अगर बात करें तो कराइकल, अंडाल और मीरा। कराइकल का संबंध शिव भगवान से, ये शिव भगवान की उपासक थी, मतलब भगवान शंकर की उपासक, भगवान शंकर को ही अपना सब चीज मानती थी, भगवान शंकर की ही पूजा करती थी, ठीक है। तो कराइकल जो थी, कराइकल इनका अम्मियर करके कुछ नाम है, तो कराइकल अम्मियर जो थी इनका संबंध किससे है? शैव धर्म से है, भगवान शिव को पूजा करते थे। अंडाल पूछेगा तो विष्णु धर्म से, और अगर आपसे मीरा के बारे में पूछे तो मीरा जो थी वो श्री कृष्ण की भक्ति थी, श्री कृष्ण को ही अपना सब चीज मानती थी, ठीक है। जय हो कृष्ण कन्हैया। तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट आपका है दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? अगर हम लोग दिगंबर और श्वेतांबर की बात करें, दो आप यहाँ पे याद रखिएगा संप्रदायों की बात, एक दिगंबर श्वेतांबर और एक हीनयान और महायान। देखिए बौद्ध धर्म जो था वो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद दो भागों में बट गया, एक आपका हीनयान और महायान। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से, और अगर आपसे पूछे कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। श्वेतांबर वैसे होते थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, भद्रबाहु स्थूल भद्र का नाम सुने हैं ना, तो बस इन्हीं दोनों के कैटेगरी में ये लोग बंट गए थे। और दिगंबर जो होते थे वो क्या करते थे, वो कोई कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते थे। तो ये सब का संबंध किससे? जैन धर्म से जनरली मेरे दोस्त। अगला सवाल देखिएगा, अब याद ये भी रखिएगा, बिहार ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां से दो धर्म बने, कौन? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जन्मदाता कौन सा भूमि है? बिहार की भूमि है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा 26 नंबर, मुगल काल में चलने वाला सोने का सिक्का कौन था? पूछा ना, अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था कुछ देर पहले कि मौर्य के टाइम में सोने के सिक्के को निश कहा जाता था, चांदी के सिक्के को क्या कहता था? करसापन कहा जाता था, तांबे के सिक्के को काकीनी। तो उसी तरह से यहाँ पर मुगल काल में चलने वाला सोने के सिक्के को इलाही कहा जाता था, ठीक है, इलाही, इलाही कहा था, सोने के सिक्के को इलाही के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो यहाँ पे जितने भी शासनकाल आपके दिए गए 1556 से लेकर 1605, ये किसका था? 1556 से 1605 अकबर, ठीक है। आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा, बहु आज संडे है, बहु आज संडे, अ से अकबर, ये ज से जहांगीर, ज से जहांगीर, ठीक है, बहु आज स से शाहजहां, ये किसका काल है? शाहजहां का, शाहजहां, ठीक है। और ये आपके कौन हो जाएंगे? लास्ट में कौन थे? लास्ट में कौन थे? कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताइए। चलिए, उनका कार्यकाल सबका है, ठीक है, औरंगजेब ना। तो याद रखिएगा 1556 से 1605 अकबर का, 1605 से 1627 जहांगीर का पूछेगा जी। देखिए अब प्रश्न अगला है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अगर मैं बात कर लूं अकबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद की, तो अकबरनामा के पहले तो याद रखिए कि रचयिता कौन है। तो अकबरनामा जो है ना अकबर द्वारा नहीं लिखा गया, कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया है, बाबरनामा बाबर के द्वारा, अकबरनामा जो है ना अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और अकबरनामा जो है ना 3 भी खंडों में विभाजित है, उसी में से एक आपका आईने अकबरी निकला है। तो जब अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है तो आईने अकबरी भी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। और आईने अकबरी भी जो है ना वो 5 भागों में विभाजित है, और आईने अकबरी में जो भूमि के बारे में चर्चा किया गया वो 4 भागों में विभाजित है। समझ गए कहानी? समझिए। देखिए अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद तो पूछा ही है, लेकिन पहले आप याद रखिए अकबरनामा के रचयिता कौन है? तो अकबर नहीं, अकबरनामा के रचयिता कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। अबुल फजल जो है 3 खंडों में विभाजित है, और 3 खंडों में से एक आपका आईने अकबरी आता है जो कि खुद 5 खंडों में विभाजित है। खुद जो है ना आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है, और आईने अकबरी के अनुसार जो भूमि है ना वो 4 भागों में। तो सवाल ऐसे बनता है यहाँ से कि आईने अकबरी जो है ना, आईने अकबरी के रचयिता कौन है? तो भैया अबुल फजल। अकबरनामा के रचयिता कौन है? अबुल फजल। लेकिन आज क्या सवाल पूछा है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बेवरिज ने, ठीक है, हेनरी बेवरिज ने अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट सवाल आप देखिएगा, बाबरनामा किसने लिखा? देखिए अभी इसीलिए तो मैंने बताया बाबरनामा, चूंकि बाबर नहीं लिखा तो बच्चों में कंफ्यूजन बन जाती है कि अकबरनामा सही अकबर ने लिखा। नहीं, बाबरनामा जो है ना वो बाबर द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी आपके हैं। तो बाबरनामा बाबर द्वारा लिखा गया। देखिए टोडरमल कौन था? तो टोडरमल अकबर के दरबार में क्या थे? रक्षा मंत्री नहीं, वित्त मंत्री थे। क्या जी? टोडरमल को वित्त मंत्री बनाया गया था। तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने इसको मना किया था। हालांकि अकबर के टाइम में जो थे ना पुर्तगालियों ने ज्यादातर हमारे यहाँ तंबाकू के पौधे लगाए। तंबाकू के पौधे लगाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। बात की जाए कि तंबाकू के ऊपर किस शासक ने रोक लगा दी, तो जहांगीर ने बोला कि नहीं, तंबाकू के ऊपर इन्होंने रोक लगवा दिया।
क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा? तो ये अपने भाई की जीवनी को इन्होंने लिखा, ठीक है। तो इनके भाई का नाम था हुमायूं, तो इन्होंने हुमायूं नामा नाम की एक पुस्तक लिखी। कौन? गुलबदन बेगम। तो अब पूछेगा गुलबदन बेगम का संबंध हुमायूं से क्या था? तो ये दोनों भाई बहन थे एक दूसरे के, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा है? तो इन्होंने हुमायूं नामा को लिखा है। ऐसे ऐसे सवाल। अकबरनामा आपको याद है, अबुल फजल। बाबरनामा बाबर। और पातशाहनामा किसने लिखा है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने लिखा है। चलिए अगला देखिएगा 33 नंबर, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था? तो शेर शाह सूरी ने किसको परास्त किया था? ऑप्शन है देखिए, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और सी है शाहजहां। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। बोले कि सर मैं क्या आंसर करूं, सारे चीजों का आंसर आप ही बता रहे हैं। तो शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था? तो शेर शाह सूरी ने मेरे भाई यहां पर याद रखिएगा हुमायूं को परास्त किया था, ठीक है। शेर शाह सूरी ने किसको परास्त किया था? तो हुमायूं को परास्त किया था। फिर आप नेक्स्ट सवाल देखेंगे 34 नंबर मेरे दोस्त, कि 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो घाघरा का जो युद्ध था वो बाबर और महमूद खान लोदी के बीच में लड़ा गया। याद रखिएगा, देखिए ऐसे जो भी सवाल ऐसे पूछा जाएगा, जैसे ये पूछा गया ना, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया? तो देखिए शेर शाह सूरी का क्या हुआ? विजय हुआ। हुमायूं क्या हुआ? हार गया। देखिए पहले शेर शाह सूरी आया है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि घाघरा का युद्ध 1529 में किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और महमूद खान लोदी के। तो सिंपल सी बात है कि बाबर जीत गया, महमूद खान लोदी क्या हो गया? ये हार गया, ठीक है। तो सही जवाब आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, बाबर और महमूद खान लोदी के बीच में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। कब? तो 1529 ईस्वी में। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया था मेरे दोस्त। नेक्स्ट आप देखिएगा, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था, ठीक है। तो ये सवाल आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड और भी सवाल हैं। देखिए 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया? तो जो 5वें सिख अर्जुन देव थे, इनको जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था। उस टाइम में भारत पाकिस्तान सब तो एक ही था ना, तो पाकिस्तान अभी जो वर्तमान में पड़ता है। तो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी? तो देखिए आगरा दिल्ली सल्तनत के, तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जी? कुतुबुद्दीन ऐबक? नहीं, बहलोल खां लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी। क्या जवाब हो जाएंगे इसके? बताइए सब लोग फटाफट से। बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो सिकंदर लोदी ने मेरे दोस्त। नेक्स्ट आप सवाल देखिएगा 39 नंबर, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया? तो 75 है ना यहाँ पे ऑप्शन में, देखिए 1575 में। कब? तो 1575 में। नेक्स्ट आप सवाल देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट से सवाल है, मध्यकालीन वाला में कुछ जाने नहीं है। मध्यकालीन वाला में एक एक वर्ड का तो आंसर है, कोई एक्सप्लेनेशन क्या ही किया जाए। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया? तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। देखिए हरिहर जो थे वो पहले जो वंशज हुए वो आपके विजयनगर साम्राज्य के, हरिहर प्रथम इनको कहा जाता है। तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर नाम के एक साम्राज्य की स्थापना करी थी। तेनालीराम का संबंध भी उसी राजवंश से था, विजयनगर साम्राज्य से। नवरत्न रहते थे, तेनालीरामन आपने सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? हरिहर प्रथम। यहाँ पर ऑप्शन में बिल्कुल नहीं दिया, तो मतलब आप याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको कंफ्यूज भी कर देगा। तो हरिहर प्रथम जो थे विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक थे। नेक्स्ट आप सवाल देखेंगे मेरे भाई, आपका 43 नंबर के बाद है 44 नंबर सवाल देखिए, अमुक्त माल्यात किसने लिखा है? तो ये सबसे प्रतापी शासक, विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय जो थे, जो कि तुलु वंश से संबंध रखते थे। सदाशिव राय थे, वो भी तुलु वंश से संबंध रखते थे। लेकिन अमुक्त माल्यात की जो रचना की गई है वो कृष्णदेव राय द्वारा। तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यात की रचना की है। तो इनमें से कोई नहीं आपके सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन है ये नहीं है। अगला देखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ में स्थित है? तो हम्पी में आपका विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो सबसे पहले आया था कौन? निकोलो कोंटी। किसने आया? कौन आया था? निकोलो कोंटी। चूंकि देखिए अब्दुल रजाक, फर्नाओ नुनीज और डेमिंगो पायो सब आया था, लेकिन सबसे पहले पूछा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से थे? सदाशिव राय, कृष्णदेव राय, हरिहर, ये सब मतलब किस से? तुलु वंश से थे, तुलु वंश। और ये सब याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो संगम वंश, सालू वंश, अरविड्डू वंश, ये सब क्या है? विजयनगर साम्राज्य का ही आपका महत्वपूर्ण 4 वंश है। महिला संत, देखिए प्रश्न अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था ना इस पे, कि महिला संता जो अंडाल थी वो किसकी उपासिका थी? तो कराइकल जो थी वो शिव जी की, अंडाल किसकी? विष्णु जी की, और मीरा जो थी श्री कृष्ण की। तो अंडाल जो थी, अंडाल का विष्णु जी से संबंध। ऑप्शन सी आप देखिए,
नेक्स्ट आप सवाल देखिए, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वही वाराणसी, काशी आप कहते हैं, बनारस कहाँ गया जी। और 49 का आपका ऑप्शन हो जाएगा काशी मेरे भाई। अगला सवाल देखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ, ये सब सवाल में कुछ दम है जी, ऑप्शन सी सर, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट आप सवाल देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे कृष्ण और राधा के उपासक थे, तो याद रखना है आपको। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो ज्ञानेश्वर महाराज। देखिए यहाँ पे जितने भी संतों का नाम दिया गया है, बड़ा कंफ्यूजन कर दिया है, जितने भी संतों का नाम दिया गया सब महाराष्ट्र से ही। नामदेव महाराष्ट्र के संत, तुकाराम महाराष्ट्र के संत, रामदास महाराष्ट्र के संत, ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र के संत। लेकिन प्रश्न पूछा कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखना है ज्ञानेश्वर महाराज। नेक्स्ट आप देखिएगा, चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बस इतना याद रखिए कि चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनकी दरगाह कहाँ में है? तो अजमेर शरीफ में, पढ़ा चुके हैं। निजामुद्दीन औलिया पूछेगा तो दिल्ली में, दो बड़ा फेमस पूछता है आपके एग्जाम में, निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्लियर मेरे भाई? वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, बड़ा मेहनत से वीडियो बनाते हैं भाई आप लोगों के लिए। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक किसने लिखा है? तो तहकीक-ए-हिंद पुस्तक अल-बिरूनी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो 54 का आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 54 का ऑप्शन हो जाएगा अल-बिरूनी। नेक्स्ट आप सवाल देखिएगा, विदेशी यात्री टैवर्नियर पेशे से क्या था? तो ये जौहरी था, जो कि भारत में लगभग 6 बार आया था। ठीक है, ये जौहरी था। क्लियर। अगला सवाल आप देखेंगे, यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत कौन था? तो यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत जो था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज नहीं तो मौर्य काल में एक इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जो मौर्य काल में आया था। तो याद रखिएगा, यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत जो था वो कौन था? आपका ऑप्शन है मेगस्थनीज। मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? वेनिस शहर का। वेनिस कहाँ में है? इटली में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपके हो जाएंगे इटली। अरे कहाँ गया? ऑप्शन है आपके इटली। अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो पहला तो याद रखिए, अल किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल-बिरूनी किस भाषा में लिखे? अरबी भाषा में। बहुत जगह आप फारसी लगाते हैं जो कि गलत हो जाएगा, अरबी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इब्न बतूता ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? इब्न बतूता को ही दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। देखिए जीन बैप्टिस्ट, अच्छा वो टैवर्नियर का ही पूरा नाम है। तो जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की? तो लगभग 6 बार। लगभग क्या? पूरा 6 बार। अगला देखिएगा 61 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति व्यापकगत नीति को अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी। भाई मेरे, आपको लगता है ना कि विकल्पों की संख्या दुगनी है, लेकिन ये जान मारे वाला विकल्प है। कैसे बताते हैं? 100 गो प्रश्न पढ़ना है, 3 घंटा 15 मिनट का समय, मतलब 3 घंटा मानिए ना, 3 घंटा का समय दिया है। ठीक है, 100 गो क्वेश्चन हमको पढ़ना है। अब भैया लइकन सब तो ये फिर हम रहेगा कि 100 गो क्वेश्चन हम वही बनाएंगे जो आसान रहे। तो 100 क्वेश्चन बनाने के लिए, 50 गो क्वेश्चन बनाने के लिए उसको 100 पढ़ना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन में भी अगर वो 1 मिनट देता है तो 100 मिनट। 100 मिनट मतलब आपका लगभग समझ लीजिए कितना, 90 मिनट मानिए ना जी। अगर कोई तेज 90 मिनट भी देता है तो 1.5 घंटा तो ऐसी गया। अब 1.5 घंटा में उसको 15 गो शॉर्ट लिखना है और 4 गो उसको लॉन्ग लिखना है। समझ लीजिए, जान मारे वाला है बउआ, टेंशन वाला बात है। टाइमिंग का बड़ा आपको मैनेजमेंट रखना होगा, तब भी जाके अच्छा खासा मार्किंग स्कीम करेंगे ना, तो पता चला कि ऑब्जेक्टिव पढ़े में सारा टाइमिंग निकल गया। ठीक ना, अभी देख रहे हैं यहाँ पे कराने में हमको इसका केवल एक्सप्लेनेशन कराने में अभी लगभग 40 मिनट से ऊपर हो गया है। अगला सवाल देखिएगा, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में 1793 में। ये भी बिहार दरोगा में सवाल अभी हाल ही फिलहाल में पूछा गया। दामिनिको क्या था? तो दामिनिको जो था ना एक भूभाग था, एक पृथ्वी के भाग को दामिनिको कहा गया। दक्कन दंगा आयोग कब हुआ? तो याद रखिएगा 1875 में। फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति से। किससे? ऑप्शन भी आपको याद रखना है, संथाल। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि कर्नावालिस कोड कब बना था? 1793 में, अभी आपने पढ़ा था। तो कर्नावालिस ने यहाँ पर कर्नावालिस के शासनकाल में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? बड़ा अच्छा सवाल है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55 में, 1855 में संथाल विद्रोह। कोल विद्रोह भी पूछता है। बुद्धो भगत ने, देखिए पूछ दिया ना, बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? कोल विद्रोह का। छोटा नागपुर का पठार, कोल विद्रोह, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने। फिर यहाँ से देखिए पूछा नीचे सवाल कि पीर अली ने कहां से किया था? तो पटना से पीर अली ने। ठीक है, पटना से पीर अली ने। बिहार से पूछेगा तो वीर कुंवर सिंह। चलिए याद रखिएगा, बिहार से पूछेगा तो वीर कुंवर सिंह। पूछ दिया ना, पीर अली 70।
71 नंबर से बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? रंगून भेज दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में। कहाँ में मृत्यु हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की? तो ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आप देखिएगा 1857, कैमरा की तरफ ताक ही नहीं रहे हैं सर, नहीं 1857 के समय ज्यादा हो गया, इसको जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। चलिए कोई ना, डिटेल में पढ़िए, बस समय लगे तो लगे, आखिरकार नॉलेज ही न मिल रहा है भाई। देखिए 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? पहले से यह निर्धारित किया गया था कि 31 मई 1857 को विद्रोह करेंगे, लेकिन विद्रोह शुरू हो गया था 10 मई को ही, तो 31 मई 1857 वाले सही होंगे, क्योंकि पूर्व निर्धारित पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कब हुआ। तो यहाँ पर आप लोग माइनर मिस्टेक कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रश्न पे भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। एओ ह्यूम इनके संस्थापक माने जाते हैं, एओ ह्यूम नाम के व्यक्ति। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री प से प्रधानमंत्री, प से पामर्स्टन, तो कौन थे? पामर्स्टन साहब। कौन थे जी मेरे भाई? पामर्स्टन जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय। लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर, पढ़े देखें, शक्तिमान गंगाधर तिलक, तो याद रखिए गंगाधर राव। देखिए याद, लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या हो जाएगा? गंगाधर राव। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था? देखिए याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ में है? ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका बंबई में है, लेकिन इंडिया गेट कहाँ में है? तो इंडिया गेट आपने सुना होगा दिल्ली में है, ठीक है। तो कहीं कहीं आप कंफ्यूज कर जाते हैं इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में। तो जॉर्ज पंचम जो आए थे, उनकी पत्नी मेरी आई थी, उनकी स्वागत में क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा 78 नंबर, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो आया था जहांगीर के टाइम में, जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसको बताना भी पड़ेगा आपको। चलिए बताइए जी कमेंट सेक्शन में, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? एशियाटिक सोसाइटी याद है? अभी ना पढ़ाए हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था ना वो 1773 में पारित किया गया था, सॉरी एक्ट पारित किया गया था, क्लियर। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में स्थानांतरित की गई, कलकत्ता से दिल्ली। और यहाँ पर विक्टोरिया टर्मिनस की नवगथिक शैली का उदाहरण है विक्टोरिया टर्मिनस। 1919 में गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सब तो याद है जी, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, असविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो 42 में हुआ। तो यहाँ पर खिलाफत सही होगा, 1919 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। महात्मा गांधी मूल पेशा से क्या थे? तो महात्मा गांधी वकील थे, ऑप्शन सी आपके। गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इन्होंने लॉ की डिग्री जो है लंदन से प्राप्त की थी। तो बहुत लोग साउथ अफ्रीका लगा देंगे, नहीं, गांधी जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? लंदन से इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की थी, और जनरली उच्च शिक्षा उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला देखिएगा आप सवाल 85 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बड़ा अच्छा सा सवाल है। साइमन कमीशन जो है मेरे भाई वो भारत कब आया था? ऑप्शन बी की ओर आपका रुक जा रहा है सर, 1928, सही है। अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो भारत में अगर पहला आंदोलन बोले, देखिए महात्मा गांधी के जीवन का ये पहला आंदोलन नहीं था, ये दूसरा आंदोलन था। लेकिन अगर पहला आंदोलन बोले भारत में, तो भारत में पहला आंदोलन चंपारण में था। इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी आंदोलन किया है, लेकिन भारत में पहला आंदोलन पूछे तो चंपारण में। अगला देखिएगा, डांडी किस राज्य में है? तो डांडी गुजरात में है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मुनिया के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है, मुनिया के नाम से। थोड़ा चौंकिएगा, लेकिन मुनिया याद रखिएगा। सर की उपाधि किसने लौटाई? 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि को लौटा दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपके इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था इसी में ना करो या मरो का नारा दिया गया था, 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। बाकी सब आप पता है, 1947 में देश आजाद हुआ, सविनय अवज्ञा हुआ, क्या कुछ सब आपको पता है। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो माउंटबेटन योजना 1947 में प्रस्तुत की गई, 3 जून 1947 को। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, देखिए पूछ दिया ना, एओ ह्यूम पहले नंबर, ऑप्शन ए आपके हो जाएंगे, एओ ह्यूम हो जाएंगे। नेक्स्ट आप सवाल देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो सिंगापुर में। कहां पे जी? सिंगापुर, ऑप्शन डी को। पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस हम लोग से एक दिन पहले मनाता है, तो 14 अगस्त
1947। गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई थी, याद रखिए, इसमें जो वर्ड है देखिए, नोआखली में गांधी जी क्या थे, सुनिए 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 समझिए, जब देश अपना आजाद हो रहा था उस समय गांधी जी कहाँ पे थे, ऐसे प्रश्न पूछेगा। 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ उस समय गांधी जी कहाँ पे थे, पहला जो हम लोग का भाषण हो रहा था उसमें गांधी जी शामिल नहीं थे, उस समय वो कहाँ थे, नोआखली में थे। ये सवाल आपसे पूछता है। दूसरा इनका पोरबंदर जो है जन्म स्थान है। तीसरा देखिए नई दिल्ली साबरमती, तो यहाँ पर गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी ना पूछा है, गांधी जी की मृत्यु ना पूछा है, वो दिल्ली में हुआ था। गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई, तो दिल्ली में मारी गई थी, याद रखिएगा, बिरला हाउस। अगला देखिएगा 96 नंबर, स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो हमारे यहाँ इनके बिहार के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था स्वतंत्र भारत के। पटना में पीएन एंग्लो नाम का आपने स्कूल देखा होगा, वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। गंगा पार करके आते थे, पानी कम रहता था, तैर के भी पार कर जाते थे, किताब को हाथ में ऊपर लिए और पार कर गए। क्लियर। अगला सवाल आप देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो भारत का जो संविधान है मेरे दोस्त वो देखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारा संविधान लागू हो गया था। लेकिन संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, बट 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो संविधान दिवस अगर पूछे तो 26 नवंबर, मतदाता दिवस पूछे 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस पूछे तो 26 जनवरी। क्लियर। अगला देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया। और हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रगान जन गण मन जो है हम लोग को 52 सेकंड में ही गाना होता है, याद है स्कूल में जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता था तो 52 सेकंड में गाना है। अब पूरा धूप में खड़ा होकर हम लोग गाते गाते हालत खराब हो गया। 26 जनवरी में तो ज़्यादा हालत नहीं खराब होता है, ठंडा का दिन रहता है, लेकिन 15 अगस्त में तो पूरा बहुत सबके चक्करे आ जाता है, आगे लड़की जो होती है ढेर सब गिर ही जाती है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो इतना सवाल कराएं, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में हमें 100 नहीं करना था, लेकिन हम लोगों ने 100 क्यों किया, क्योंकि अभी आपके थोड़े फाइनल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ये तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या पता इसमें से 12, 15, 20 प्रश्न टकरा जाए, टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे, निश्चिंत रहिए। इस सेट से आपके एग्जाम में ये जो मॉडल सेट है 15 क्वेश्चन पक्का, 15-16 क्वेश्चन पक्का टकरा जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए। देखिएगा, हम लोग सब्जेक्टिव की बात करें तो अब आप लोग कहेंगे कि सर देखते हैं टाइमिंग कितना हुआ, लगभग 50 मिनट के पास हम लोग चले गए हैं, तो मुझे नहीं लगता बेटर कि इसमें ज़्यादा लेंथी करना सही होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। देखिए सेक्शन बी हम लोग उसमें करेंगे, सेक्शन बी वाले काम को हम लोग अलग से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मेरे दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जिसमें से कि आपको टोटल 30 प्रश्न दिया गया, तो आपको बनाना है 15 ही, लेकिन हम लोग 30 को करेंगे, और कितने शब्दों में, 50 शब्दों में, यानी कि 2-2 नंबर का है तो 4-4 लाइन में आपको जवाब देना है, कम से कम 4 लाइन का होना चाहिए आंसर, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का है तो मतलब एग्जामिनर कॉपी ना काटे, इसीलिए या तो आप पॉइंट वाइज देंगे तो 2 पॉइंट दे दीजिए, ठीक है, 2 पॉइंट अगर आप थोड़ा लंबा देते हैं तो वो भी सही है आपके लिए, नहीं तो आप अगर आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो कम से कम आपको 4 लाइन में इसका आंसर देना होगा। ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो 2 पॉइंट आपका सही है, 2 पॉइंट में अप्रोक्स 3.5-4 लाइन आपका छिक जाएगा, ठीक ना, मतलब छिका जाएगा, तो उतना में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए मैं ये भी बताऊंगा, पहला कि सवाल में कुछ ज़्यादा दम नहीं है, देखेंगे हम लोग तो सब सवाल अच्छे खासे सवाल आपसे पूछे गए, तो इन सब सवालों को मैं करा दूंगा, ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको बहुत मतलब आप लोग पढ़ते रहिए मस्त तरीके से, जो नहीं ज्वाइन किए हैं अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी बैच में आपका एडमिशन चल ही रहा है, 199 का बैच है, ₹199 का, जिसमें आपको पूरा डिटेल के साथ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कराया जा रहा है। बाकी दोस्तों ये वीडियो, आज का एक वीडियो जो है क्लास जो है आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा मेरे भाई। आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं तो आपको देख नहीं रहा, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो कम से कम अपना जो है फीलिंग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा मेरे दोस्त। आपके कमेंट से मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कनेक्टिविटी हमारी बनी हुई है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा आपको एक्सप्लेनेशन। तो चलिए मेरे भाई मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जितने भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।